हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है 10th ऑफ मई और आज का दिन अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। यूँ तो आज का दिन कई कारणों से प्रसिद्ध है, जैसे आज के दिन को हम नेशनल श्रिम्प डे, वर्ल्ड फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट डे तथा वर्ल्ड ल्यूपिस डे के रूप में मनाते हैं। परंतु इस दिन को हम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा जोड़कर देखते हैं वह है इंटरनेशनल मदर ओशियन डे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस डे की शुरुआत कब की गई, यानी इस डे के पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है, इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे का उद्देश्य क्या है और वे कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपने पहले बिंदु की ओर और जानने का प्रयास करते हैं इंटरनेशनल मदर ओशियन डे के बैकग्राउंड को। नंबर 1, बैकग्राउंड ऑफ इंटरनेशनल मदर ओशियन डे। दोस्तों, दरअसल मदर ओशियन डे एक नया उत्सव है क्योंकि इसे पहली बार 2013 में पेश किया गया था। यह साउथ फ्लोरिडा कयाक फिशिंग क्लब द्वारा सोची गई एक अवधारणा है जिसे सिटी ऑफ मियामी ने ऑफिशियली मंजूरी दी थी। इस डे को हमारे ओशंस की सुंदरता, इसमें छुपे रहस्यों और आकांक्षाओं को करीब से देखने के लिए चुना गया था। पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि फ्लोरिडा के ही मन में इस दिन को सेलिब्रेट करने का ख्याल कैसे आया। आपको बता दें कि फ्लोरिडा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक छोटा सा राज्य है जो यूएसए के पूर्वी छोर पर लोकेटेड है। इस राज्य की अधिकतर सीमा एक लंबे कोस्टल बाउंड्री के रूप में है और इसीलिए इस राज्य के लिए समुद्र का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा है और सी से जुड़े इसकी सफ़ेद रेत वाली कोस्टल बाउंड्रीज और कोस्टल बीचेस इसको अद्भुत सुंदरता प्रदान करती है। इसी कारणवश फ्लोरिडा के कल्चर, इसके इकोनॉमी और इसके डेवलपमेंट में ओशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और इस बात से हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि फ्लोरिडा के मन में इस डे को मनाने का ख्याल आया, क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए जितनी महत्वपूर्ण होती है वह उसको उतनी ही श्रद्धा से पूजता है और माँ का दर्जा देता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे बिंदु की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि फ्लोरिडा द्वारा इस डे को लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। नंबर 2, वाई फ्लोरिडा इंट्रोड्यूस दिस डे। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 10th ऑफ मई के अलावा एक दूसरे दिन यानी 8th ऑफ जून को भी इंटरनेशनल ओशियन डे मनाया जाता है, जो कि 1992 में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत कनाडा के इंटरनेशनल फॉर ओशियन डेवलपमेंट यानी ICOD और ओशियन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा यानी OIC द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में प्रस्तावित की गई थी, जबकि इसको वैश्विक मान्यता 2002 में मिली है और अंततः इसे 2008 में UN द्वारा ऑफिशियल मान्यता मिली। इसका प्राइमरी फोकस जनता को समुद्र पर मानव कार्यों के प्रभाव के बारे में सूचित करना है, महासागर के लिए नागरिकों के विश्वव्यापी आंदोलन को विकसित करना और दुनिया के महासागरों के सतत प्रबंधन के लिए एक परियोजना पर दुनिया की आबादी को जुटाना और उन्हें एकजुट करना है। तो जब हम पहले से ही इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा था तो हमें एक नए ओशन से जुड़े डे को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। बात दरअसल यह थी कि इंटरनेशनल ओशियन डे को समुद्र में मानव द्वारा पड़ने वाले खतरों को देखकर उसको कंजर्व करने, समुद्री जीवों को विलुप्त होने से बचाने और पर्यावरण प्रदूषण पर समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है यह देखने के उद्देश्य से UNO के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि मदर ओशियन डे को समुद्र के खूबसूरती को नज़दीक से देखने और उसके मातृत्व से खुद को रूबरू कराने के उद्देश्य से लाया गया था, ताकि लोग समुद्र से एक बेटे की तरह जुड़ाव महसूस कर सके और समुद्र के अंदर की अद्भुत और अनोखी दुनिया को देख सके। अब चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट बिंदु की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि वे कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स को रेगुलेट करते हैं। नंबर 3, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस।
सबसे पहले नाम आता है IMO का, यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो ओशियन में चलने वाले बड़े बड़े शिप्स के कारण हो रहे पोल्यूशन को कंट्रोल करती है, और इसके इस मोटो को मारोल के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, यूएनओ। यूएनओ सी वाटर्स को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी नामक कानून को पारित किया, जिससे कि समुद्र और समुद्र में पाए जाने वाले संसाधनों पर किसका कितना अधिकार है उसे तय किया जा सके। नंबर 3, ISA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। यह 167 मेंबर्स स्टेट्स वाली एक संस्था है जिसको 1982 में यूरोपियन यूनियन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन काम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल में खनिज संबंधी कार्यों के विकास को ऑथराइज और कंट्रोल करने का है, ताकि विभिन्न देशों के बीच समुद्री संसाधन की अधिकारिता को लेकर विवाद उत्पन्न ना हो। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। तो बने रहे हमारे चैनल स्टडी टू स्वैग के साथ। धन्यवाद।